साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका अभिवादन है, स्वागत है। इस श्रृंखला में हम हिंदी भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग की दिशाओं पर, आयामों पर भी चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। इस दृष्टि से आज का हमारा विषय है वैश्विक स्तर पर ज्ञान विज्ञान का विनिमय और अनुवाद। हम जानते हैं कि भारत के पास एक सुदीर्घ ज्ञान की परंपरा है, इसलिए उस ज्ञान परंपरा के विविध आयामों को हम वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं और लगातार विश्व भारतीय ज्ञान परंपरा से उपकृत हो रहा है, लाभान्वित हो रहा है। ऐसे ही दुनिया के अनेक देशों में जो भी लोक के लिए, समाज के लिए, मानव संस्कृति के लिए कल्याणकारी है, लाभकारी है, उससे भी हम समय समय पर अवगत होते हैं, लाभान्वित होते हैं। हम जानते हैं कि विश्व पूरा एक इकाई है। मनुष्य किसी भी देश में हो, किसी भी समाज में हो, संवेदना के धरातल पर, अनुभूति के धरातल पर वह मनुष्य है। सुख और दुख की अनुभूतियों में उसकी स्थिति एक सी होती है। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय मूल्य परंपरा जिन बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करती है, वह चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, योग संबंधी हो, चिकित्सा संबंधी हो, विज्ञान और तकनीक संबंधी हो, उद्योग और प्रौद्योगिकी संबंधी हो, साहित्य संबंधी हो, इन सब के माध्यम से भारत की जो उपलब्धियां हैं, भारत की जो स्थापनाएं हैं, उन सब को विश्व के समस्त नागरिकों, समस्त प्राणियों, समस्त जीव जंतुओं के लिए उसे कैसे रचनात्मक स्वरूप दिया जा सकता है, उससे कैसे लाभ लिया जा सकता है, इस पर भारत की ज्ञान परंपरा का हमेशा बल रहा है। हम शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, नीति के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, पाक कला के क्षेत्र में, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भारत ने अपनी ज्ञान परंपरा के मानक स्थापित किए हैं। इसलिए ज्ञान वस्तुतः लोकहित, लोक कल्याण के लिए ही होता है। उसकी सार्थकता का एक आधार, एक कसौटी यह भी है। इसलिए इस ज्ञान का विनिमय, इस वैज्ञानिकता का विनिमय, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए, मानव जाति के लिए होता ही है और होना भी चाहिए। अनुवाद एक अलग अनुशासन के रूप में, एक प्रासंगिक विधा के रूप में अब पूरे विश्व में स्वीकार किया गया है। अनुवाद का वह अर्थ, वह स्वरूप अब प्रासंगिक नहीं है जब उसे हे दृष्टि से, हीन दृष्टि से या नकारात्मकता से देखा जाता था। कभी ट्रांसलेशन इज ए सिन, यानी अनुवाद पाप कर्म है। कभी ट्रांसलेटर इज ए ट्रेटर, यानी अनुवादक प्रवंचक होता है। ऐसे तमाम वाक्य जो अनुवाद और अनुवादक को, अनुवाद जाति को
बहुत हे दृष्टि से देखते रहे। अब वो समय बदल गया, युग बदल गया। अब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अनुवाद को और अनुवादकों को बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किया जाता है। अनुवाद वस्तुतः विषय को, विचार को, लेखकीय मंतव्य को कुएं से निकालकर समुद्र में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त करता है। अनुवादक अब अग्रिम पंक्ति में बैठने का अधिकारी है, किसी समय में नहीं था। और अनुवाद में एक नहीं, दो दो भाषाओं की वैज्ञानिकता का रचनात्मक उपयोग किया जाता है। एक स्रोत भाषा है, एक लक्ष्य भाषा है। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अंतरित करने की क्रिया, यथासंभव, यथारूप, मूलवत अंतरित करने की क्रिया, इसको हम अनुवाद के रूप में देखते हैं। भारत में अनुवाद की परंपरा बहुत सुदीर्घ परंपरा मिलती है। यह देश तो बहुभाषा भाषी देश है, बहुसांस्कृतिक देश है, और यहाँ अलग अलग भाषाओं, क्षेत्रों, राज्यों और संस्कृतियों के अनुपालक यदि कहीं विद्यमान हैं, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के निवासी हैं, तो वो सब परस्पर संवाद करते हुए अपनी भारतीयता को सिद्ध करते हैं। राज्य या भाषा कोई हो, समुदाय कोई हो, पहले वो भारतीय नागरिक हैं। तो अनुवाद के माध्यम से हम अंतर्राज्यीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ज्ञान विज्ञान का, वैचारिकता का, मूल्यवत्ता का आदान प्रदान करते हैं। अनुवाद वस्तुतः एक साधना है, शब्दों की साधना, भाषा की साधना। इसीलिए इसको परकाया प्रवेश की साधना भी कहा जाता है। किंतु जब विश्व के लिए ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान, आयात निर्यात या विनिमय का प्रश्न होता है, तो स्वाभाविक है कि हम अनुवाद का आश्रय लेते हैं, अनुवादकों की तरफ उन्मुख होते हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए प्रतिष्ठित कवि, लेखक, गद्यकार, पत्रकार, शिक्षक, अनुवादक के रूप में भी अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते रहे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि अनुवाद अब दोयम दर्जे का कार्य नहीं है, वह तो एक वैश्विक सूत्र में पूरी मानवता को बांधने का एक पुण्य कर्म भी है। इसलिए अनुवाद की प्रासंगिकता ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान की दृष्टि से निरंतर बढ़ रही है। हम कह सकते हैं कि जब कभी भी भाषा का जन्म हुआ होगा, तभी से अनुवाद की आवश्यकता भी निश्चित रूप से सिद्ध हुई होगी, क्योंकि भाषा का मूल कृत्य संप्रेषण है। वो चाहे सांकेतिक भाषा हो, आंगिक चेष्टाओं की भाषा हो, मुख मुद्रा की भाषा हो, हाव भावों की भाषा हो, और या फिर लिपि से बद्ध मौखिक और लिखित रूप में मानवीय संवेदनाओं, विचारों, भावों की अभिव्यक्ति की भाषा बन जाए। इसलिए यह आज के आधुनिक युग में एक प्रासंगिक विधा के रूप में, जैसे भाषा की अपेक्षा, आवश्यकता असंदिग्ध है, ऐसे ही अनुवाद की आवश्यकता, अपेक्षा भी असंदिग्ध है, महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज
या किसी भी देश का, किसी भी समुदाय का, जाति का विकास अनुवाद के बिना संभव नहीं है। हम केवल अपनी उपलब्धियों से, अपनी खोजों से, अपनी अनुसंधानों से उपकृत नहीं हो सकते। हमें अपने उपलब्धियों के साथ साथ, खोजों के साथ साथ विश्व की अलग अलग देशों की मनीषाओं से, मेधाओं से, प्रतिभाओं से भी उपकृत होना होता है। ये विनिमय, ये आदान प्रदान, ये लेन देन परस्पर चलता ही रहता है और ये एक सुखद लक्षण भी है। इसलिए अनुवाद की प्रासंगिकता का एक बड़ा कारण, एक बड़ा आयाम यह भी है कि वह विश्व के सभी नागरिकों को अद्यतन अधुनातन ज्ञान से अवगत कराता है, लाभान्वित कराता है, उपकृत करता है। बहुत से आयाम हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन विचारणीय यह है कि अनुवाद है क्या, इस पर हम दृष्टि डालें तो अनु जमा वाद से यह अनुवाद शब्द बना है। संस्कृत व्याकरण में वद धातु का अर्थ बोलना या कहना है और ध प्रत्यय जुड़ने से यह भाववाचक संज्ञा बन जाता है, जिसके जुड़ने के बाद वाद शब्द का अर्थ हो जाता है कहने की क्रिया या कही हुई बात। वद से पूर्व अनु उपसर्ग जब जुड़ता है तो अनुवाद शब्द बनता है और अनु उपसर्ग का अर्थ सामान्यतः पीछे या बाद में होता है। इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ किसी कही हुई बात को, पूर्व कथ्य को पुनः या बाद में कहना, दोहराना, यह पुनः कथन अनुवाद कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में अनुवाद की परंपरा प्रारंभ से, आदि युग से रही है। हमने अनुवाद को उस तकनीकी, व्यावसायिक या धनार्जन की दृष्टि से बहुत देर से पहचाना, देखा, किंतु अनुवाद करने की परंपरा, अनुवाद की उपादेयता को स्वीकार करने की परंपरा भारत में बहुत प्राचीन काल से रही है। और इसीलिए हमारे यहाँ उल्था करना, टीका करना, तर्जुमा करना या रूपांतरण करना, भाषांतरण करना जैसे अनेक शब्द अनुवाद के लिए प्रयुक्त होते रहे। संस्कृत में या भारतीय भाषाओं में अनुवाद की महत्ता को हम प्रारंभिक युग से, आदिकाल से स्वीकार करते रहे हैं और यूँ भी किसी बहुभाषा भाषी देश में संवाद का मुख्य सूत्र अनुवाद से ही प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति 1, 2, 4, 6 भाषाएं सीख सकता है, लेकिन देश की या दुनिया की सभी भाषाओं का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए उसे अनुवाद की शरण में, उसके आश्रय में जाना ही पड़ता है। यही कारण है कि अनुवाद शब्द हिंदी में आते आते भाषा अनुवाद हो गया। और भाषा अनुवाद का अर्थ है किसी एक भाषा में कही गई बात को प्रचलित भाषा में, लोक भाषा में फिर से प्रस्तुत करना, अभिव्यक्त करना। किंतु यह जो दूसरी भाषा यानी लक्ष्य भाषा में पुनः अभिव्यक्त करने की कला है, पुनः अभिव्यक्त करने के जो मानक हैं, उसकी अपेक्षा मूलवत अंतरित करने के रूप में दिखाई देती है। यानी यथावत जैसा मूल में है, जैसा सोर्स लैंग्वेज यानी स्रोत भाषा में है, वैसा ही उसे लक्ष्य भाषा में अंतरित करना होता है। इस दृष्टि से
अनुवाद शब्द एक पारिभाषिक शब्द बन जाता है, और पारिभाषिक शब्द वह होता है जिसको परिभाषा देकर ही स्पष्ट किया जा सकता है। इस दृष्टि से हम यह भी कह सकते हैं कि अनुवाद का अर्थ हुआ किसी एक भाषा की किसी एक उक्ति या उसके कथन विशेष के अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए दूसरी भाषा में, यानी सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में, लक्ष्य भाषा से स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने और यथासंभव यथावत प्रस्तुत करने, यानी मूल भाषा के शब्दों के स्थान पर अनुवाद लक्ष्य भाषा के शब्दों में निहितार्थ को, मंतव्य को अंतरित करने की कला है। तो अनुवादक मूल के अर्थ को अक्षुण्ण रखने का प्रयत्न करता है। जो कुछ सोर्स लैंग्वेज में यानी स्रोत भाषा में उपलब्ध है, कहा गया है, लक्ष्य भाषा तक ले जाने की यह जो यात्रा है, या इस पूरी कार्य पद्धति में जो प्रक्रिया शामिल होती है, समाहित होती है, उसमें मूल का कुछ न तो छूटना चाहिए न जुड़ना चाहिए। इस बिंदु को, इस बात को, इस मंतव्य को ध्यान में रखकर अनुवाद किया जाता है। भारतीय दर्शन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, चाहे वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद की बात हम करें, द्वैताद्वैत की बात करें, विशिष्टाद्वैत की बात करें, शुद्धाद्वैत की बात करें, और इसी तरह नाथों सिद्धों का दर्शन, जैन धर्म के अनुयायियों का दर्शन, सिख समुदाय के अनुयायियों के दर्शन की बात करें। भारत दार्शनिक दृष्टि से विविधता का देश है और पूरी एक मीमांसा की परंपरा हमारे पास सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। उस दार्शनिक परंपरा को देखें, मीमांसा की परंपरा को देखें, वेदों उपनिषदों की परंपरा को देखें, तो सभी जगह अनुवाद के लिए छाया, भाषा, टीका, व्याख्या, भाषानुवाद, भाषांतरण, तर्जुमा, उल्था, ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग एक सुदीर्घ यात्रा का द्योतक है। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते पारिभाषिक शब्द अनुवाद के रूप में स्वीकृत और मान्य हो गया, क्योंकि अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के बहुत निकट है। उसी अवधारणा को व्यक्त करने या स्पष्ट करने में सबसे अधिक कारगर और सार्थक शब्द अनुवाद है। ट्रांसलेशन और अनुवाद में अवधारणा के स्तर पर बहुत सी समानताएं मिलती हैं। अनुवाद शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के पर्याय रूप में हिंदी में प्रचलित हुआ, स्वीकार्य हुआ, जो वस्तुतः लैटिन भाषा से आया हुआ है। ट्रांसलेशन शब्द लैटिन से आया है। वहाँ ट्रांस शब्द और लेशन शब्द के योग से इस शब्द की निर्मिति हुई है। ट्रांस का अर्थ है पार, और लेशन लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ है, जो क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ और जिसका अर्थ है कि इस पार से उस पार ले जाना। तो लेशन एक क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसलिए ट्रांसलेशन का अर्थ हुआ इस पार से उस पार या दूसरी तरफ, दूसरे छोर पर ले जाने की क्रिया। अर्थात एक भाषा के कथ्य को, यानी स्रोत भाषा की वस्तु या कथ्य को दूसरी भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा
में ले जाने की क्रिया, यह ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन का अर्थ हुआ इस पार से उस पार ले जाने या दूसरे छोर पर ले जाने की क्रिया। एक भाषा के कथ्य को यानी स्रोत भाषा की वस्तु को दूसरी भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा में ले जाने की क्रिया को ही ट्रांसलेशन या अनुवाद कहा जाता है। पारंपरिक रूपों में प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्दों के स्थान पर आज जिस पारिभाषिक अर्थ विशेष में अनुवाद शब्द का प्रयोग होता है, वह एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में यथासंभव मूलवत यथारूप व्यक्त करने के मंतव्य को संचरित करता है। जिस मूल भाषा में बात कही जाती है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, सोर्स लैंग्वेज, और जिस भाषा में अनुवाद करना होता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं अर्थात टारगेट लैंग्वेज। इसलिए अनुवाद एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में समतुल्य और सममूल्य, उसकी वैल्यू भी, उसकी कीमत भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ कीमत से अर्थ है उसकी मूल्यवत्ता से, उसकी गुणवत्ता से, उसकी सार्थकता से, वह भी समतुल्य होनी चाहिए। जैसी स्रोत भाषा में है वैसी ही लक्ष्य भाषा में भी उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसलिए वह एक प्रकार से पुनर्सृजन बन जाता है। अनुवाद वस्तुतः मूलवत तो नहीं हो पाता, क्योंकि मूलवत अगर हो जाएगा तो फिर मूल और अनुवाद का अंतर समाप्त हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से वो एक आइडेंटिटी, एक विधा, एक अनुशासन है। इसलिए मूल से कम बेहतर करने की अनुमति सिद्धांततः नहीं है और मूल से अधिक बेहतर करने की अनुमति भी सिद्धांततः नहीं है। यदि मूल की सामग्री में यानी स्रोत भाषा में उपलब्ध सामग्री में कुछ अन्य जुड़ जाता है या अनुवादक अपनी तरफ से जोड़ देता है तो वह अनुसृजन या पुनर्सृजन तो हो सकता है, लेकिन वह अनुवाद नहीं रह पाता। और इसकी संभावनाएं साहित्य में, साहित्यिक रचनाओं में प्रचुर मात्रा में होती ही है। बहुत सी विश्व प्रसिद्ध प्रतिष्ठित रचनाएं और स्थापित रचनाकार, अनुवादक, कवि अनुवादक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अनुदित रचना को पुनर्सृजन के गुणों के आधार पर या अनुसृजन की प्रकृति के आधार पर अधिक पठनीय, सहज और बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया है। आधुनिक काल में संचार क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी इसका बोलबाला है, इसलिए हम इसको सूचना प्रौद्योगिकी का युग भी मानते हैं। इस संदर्भ में अनुवाद की प्रासंगिकता और उपादेयता और अधिक बढ़ गई है, बल्कि और असंदिग्ध हो गई है। ज्ञान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जिस तरह निरंतर उन्नति एवं प्रगति हो रही है, संपूर्ण विश्व एक लघु इकाई बनता जा रहा है। पूरी दुनिया को अनुवाद एक बहुआयामी, बहुदिशागामी सेतु की तरह जोड़ने का काम भी करने लगा है। इसका मतलब है कि अनुवाद ने ज्ञान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में जिस तरह उन्नति की है, उन्नयन किया है, प्रगति की है, उस सब को विश्व से जोड़ने का, उपकृत करने का काम अनुवाद ने किया है। भूमंडलीकरण की अवधारणा और विश्वग्राम की संकल्पना का आधार संचार और अनुवाद को ही माना जाता है। इसलिए मित्रों, संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद, इनकी प्रासंगिकता असंदिग्ध है। लगातार उसकी लोकप्रियता और ग्राह्यता बढ़ रही है। हम अनुवाद को एक अलग विधा के रूप में अब देखने लगे हैं और
अपनी किसी भी रचना, वस्तु या विषय को वैश्विक धरातल पर ले जाने के लिए हम अनुवाद का आश्रय भी अब लेने लगे हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।